नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। अभी आप कह सकते हैं कि आज 18 अप्रैल नहीं है, फिर भी हम जो विरासत पे चर्चा करेंगे, कैसे धरोहर को बचाया जाए। दरअसल ये आइडिया हमारे दिमाग में इसलिए आया है कि पिछले कुछ दिन पहले हजारीबाग जिले में बुद्ध की कुछ प्राचीन प्रतिमाएं जो हैं वो मिली हैं। इसके अलावा देवलगढ़ की चर्चा भी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हो रही है, जो सरायकेला खरसावां जिले में है। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी इस मामले को संसद में उठाया कि कैसे उसका विकास होना चाहिए उस क्षेत्र का, और जैन जो धर्म के लोग हैं उनके लिए कैसे एक बेहतर जो है पर्यटन स्थल बन सकता है। झारखंड में इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारा जो है पुरातत्व अवशेष अभी तक बिखरा हुआ है, जिसकी खोज नहीं हुई है, और कुछ जिसकी खोज हुई उस पर भी लगातार काम चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। आखिर क्या संभावनाएं हैं झारखंड में, इस पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। श्रीदेव सिंह जी हैं, एक्सपर्ट हैं, एक कंजर्वेशन का काम करते हैं, जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, धरोहर हैं, उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा सीमा ममता मिंज जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का। हम दोनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम श्रीदेव जी से करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। एस.डी. सिंह साहब, मलूटी जिसकी चर्चा भी राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, उस पर आप काम कर रहे हैं, क्या अभी किस स्टेज में है उस पर काम? मलूटी, अगर हम लोग उसके इतिहास पर जाएं तो ये 400 साल पुराना एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जो बिल्कुल हम कहते हैं उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से वो यहाँ का जो हमारे स्टेट का है वो लास्ट डेस्टिनेशन है। मलूटी एक गांव है दुमका जिला के अंतर्गत, जहाँ 17वीं शताब्दी के 108 मंदिर हुआ करते थे, और समय के साथ बिना देखभाल के कारण अब वहाँ पर मात्र 62 मंदिर बचे हैं। सरकार ने इस ओर अपना कदम बढ़ाया और अब हम इसका संरक्षण सरकार के पहल पर ITRHD, जो दिल्ली की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत कराया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने वहाँ 20 मंदिरों का संपूर्ण संरक्षण कर लिया है, और द्वितीय फेज में हम लोग 42 मंदिरों का और संरक्षण करेंगे। आप कह रहे थे कि इसकी क्या खासियत है। इन मंदिरों की जो सबसे बड़ी खासियत है, इनके फसाड में, जो अगर सामने का आप जो पोर्शन देखें, उसमें टेराकोटा के काम किए हुए बहुत ही खूबसूरत प्लेट लगे हुए हैं, जिसमें रामायण, महाभारत या और भी जो पौराणिक कहानियों को दर्शाते हुए दिखाया गया है, जो अद्भुत है। तो कहा जाता है कि जो राजा महाराजा जो हैं वो महल बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ के जो शासकों ने हमेशा एक नया मंदिर बनाया, मतलब अपनी पुण्यता दर्शाने के लिए या अपनी विरासत छोड़ने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी, एक चर्चा होती है झारखंड को लेके कि झारखंड का जो इतिहास लेखन है, देश का जो इतिहास लेखन है, उसमें झारखंड कहीं ना कहीं जो है वो छूट गया, इसकी जो चीज़ें जो है छूट गई हैं। आपको क्या लगता है कि इन जो पुरातत्व जो हम नए खोज हो रहे हैं, नए जो आ रहे हैं, उससे झारखंड के इतिहास को देश को बताने में ज़्यादा मदद मिलेगी? जी, मैं भी मतलब आपके विचार से मतलब सहमत हूँ कि झारखंड का जो इतिहास है अभी बहुत अनदेखा ही रहा, अनछुआ रहा, क्योंकि एक तो इस कारण से भी क्योंकि ट्राइबल ही पहले यहाँ पे आए, और उसके बाद फिर उन लोगों का कुछ ऐसा रिटर्न हिस्ट्री या ऐसा डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं था। तो एक वो था, और अभी भी अगर हम बोलेंगे तो आर्कियोलॉजी ही एक है जो कि इसके इतिहास को उजागर करने के लिए काफ़ी कारगर होगी, क्योंकि एक आर्कियोलॉजी ही है या पुरातत्व है जो हमारे समक्ष अब आ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि समझ रहे हैं कि नहीं केवल वो ट्राइबल ही नहीं थे, लेकिन इसके अलावा भी जो
पॉपुलर कल्चर आप बोल सकते जी। हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत योगदान रहा है, या उन लोग भी इतिहास से जुड़े रहे। तो ये तो सही मतलब बात है। एक नई दिशा जो है वो मिल रही है, मिल बिल्कुल रही है। बिल्कुल। आप सर इसके अलावा भी जो है कई और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रगति है? मैं एक्चुअली सीमा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बताया यहाँ जो हमारा रिटन हिस्ट्री है झारखंड का, वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके कारण बहुत चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। और अब ये पुरातात्विक धरोहरों को जब हम लोग निकाल रहे हैं बाहर, तो काफ़ी चीज़ें, जैसे हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक की, जिसको जब वो समय था जबकि कोई भाषा नहीं होती थी, लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। हम हज़ारीबाग की बात करें तो हज़ारीबाग और चतरा में रॉक आर्ट है, जो कि उस समय के हैं जब लोग पत्थर पर तरह तरह के तस्वीरों को, तरह तरह की आकृतियों को डाल के एक दूसरे को संदेश मतलब प्रेषित किया करते थे। और आप अगर चले जाएं राजमहल साहिबगंज में एक स्थान है, जहां पर 1579 में अकबर ने मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी देके रखा था। ये बंगाल की सूबेदारी आज, उस समय जो सूबेदारी थी वो आज का बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा, ये 4 स्टेट को मिला के बंगाल की सूबेदारी हुआ करती थी। वो बंगाल की सूबेदारी का हेडक्वार्टर हमारे राजमहल में होता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही कम लोग इसमें नहीं, ऐसे इसमें अगर आप इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी। मतलब वो जो राजमहल जिसके बारे में बोल रहे हैं, उससे भी पहले मतलब वो पाल वंश जो कि 1800 शताब्दी ईस्वी में था, तो ऐसा था कि वो जो राजमहल वो बड़ा कनेक्टिंग प्लेस था, क्योंकि वहाँ से गंगा नदी जाती है, और वो गंगा नदी वेस्ट बंगाल, फिर ये झारखंड, और फिर झारखंड के बाद फिर बिहार। तो ये इतने बड़े मतलब जगह को वो मतलब कनेक्ट करता है। तो जी हाँ, तो उसके चलते ही वो बड़ा मतलब स्ट्रैटेजिकल आप बोल सकते हैं एक प्लेस था। और उस पे सभी लोग चाहते थे कि हाँ, झारखंड से, अब बिहार से हम कैसे जाएं वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि ये दोनों जगह तो ये झारखंड से होके, तो इसलिए वो जगह जो है बहुत बाद में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों राज्यों को, या बोल सकते हैं आपकी राजाओं को बहुत आकर्षित किया। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पे बंदरगाह निर्माण काम शुरू करवाया है। हाँ। बांग्लादेश से जो है कई सामान जो है निर्यात हम वहाँ से किए जाएंगे। जी हाँ, तो वो भी एक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रैटेजिकल तो था ही। और फिर और जैसे इटखोरी है, तो वहाँ पे भी हम लोगों का काम हुआ था, जब कल्चर डिपार्टमेंट से हम लोगों ने उस पे काम किया था। और वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मतलब मिली। केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही केवल नहीं थे, लेकिन इसके अलावा जब उस साक्ष्यों को जब हम लोगों ने स्टडी किया, तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि बोध गया से काफ़ी नज़दीक है वो। और अगर उसको हम लोग भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो 40 किलोमीटर्स का केवल डिस्टेंस होता है। मतलब गया से जो कि बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, मतलब वो मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा है जंगल का क्या नाम है वो, जो कि उसको कनेक्ट करता है, मतलब बोध गया और जी हाँ, बहुत नजदीक का इलाका है। तो हाँ, 40 किलोमीटर काफ़ी नज़दीक होता है वो। तो उस मतलब उसी रूट से ही जो है पिलग्रिम जो थे, तीर्थयात्री जो थे, वो जाते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बोध गया के बाद उन लोग ताम्रलिप्ति यानी कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल उन लोगों को जाना पड़ता था, मतलब अभी के। एक तो जगह वहाँ पे लगता है कि जिस तरह से राजमहल एक जगह था जहाँ पे लोग ठहरते थे, बिल्कुल, उसी टाइप का इटखोरी में भी आप देखेंगे कि जैन बौद्ध हिंदू तीनों मान्यता है। माँ भद्रकाली का भी बहुत ही फेमस मंदिर है, बिल्कुल, जिनको माँ तारा भी लोग कहते हैं, और वो हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। बौद्ध का आपने बताया ही, आपने काफ़ी काम भी किया है, ममता जी ने इटखोरी में काफ़ी काम किया है, और वहाँ बौद्ध
काफी हमारे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में बौद्ध की मूर्तियां हैं। जी। मूर्तियां मिली हैं। हाँ। अच्छा, हम जो लोग को उसको और भी ये स्थापित पता करती चला, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी उस पर शोध करना बाकी है। वहाँ के जितने मतलब जो लोकलाइट जो हैं, वहाँ जी। पे जो लोकल लोग हैं, तो उन लोग बोलने लगे कि नहीं, आप नदी के किनारे भी जाइए तो आपको ऐसे बहुत सारी आपको मूर्तियाँ नज़र आएंगी, मतलब मिलेंगी आपको। तो वो अभी थोड़ा अधूरा है, तो कभी उस पे अगर भी काम होना उस पे चाहिए। काम अभी हजारीबाग होना में भी चाहिए। कुछ मूर्तियां जो है बुद्ध की मूर्तियां मिली मिली है, हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब और है कि- उसमें सिमिलैरिटी है, जो इटखोरी में हमें मिल रही है, उसके सिमिलैरिटी हमको मिल रहा है। इसके अलावा हजारीबाग में एक और जगह का भी मैं नाम लूंगी, इचाक है, जो कि मालूटी के बाद मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि मंदिरों का आपको गाँव है। मतलब मुझे लगता है कि आप अगर उस पे करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वहाँ पे इचाक का भी काम मतलब किया। हर एक पग पे, क्योंकि उसका मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला मैंने 2006 या 7 में मैंने काम किया था, प्रोजेक्ट ही था वो, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से था वो। तो इतनी सारी मतलब, और सारे मतलब अलग अलग देवी देवताओं के थे वो, और उसका जो कंस्ट्रक्शन अगर जो आर्किटेक्चर के स्टाइल से देखेंगे तो वो मध्यकालीन उसी पीरियड का है। बिल्कुल, लेकिन 16th एकदम centuries। मतलब हर एक पग पे आपको बिल्कुल मंदिर नया मिल रहे मंदिर, हैं। हाँ, मंदिरों का गाँव भी बिल्कुल। कहा और जाता है उसको गाँव वालों ने बहुत अच्छे से रखा है, संरक्षित किया है। अच्छा। हाँ, और उसमें पूजा पाठ हो रहे हैं, कुछ तो खंडर हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी मतलब आपको, हमको लगता है 100 के संख्या में हो ही जाएंगे। तो ये है। उसके बाद फिर और भी हैं कुछ प्लेसेस, जैसे जहाँ की मिले हैं, जैसे सेखा हजारीबाग में ही है वो। तो वहाँ पे भी मुझे जो हमें मूर्तियाँ मिली थी, विष्णु की मिली थी मूर्तियाँ, और तारा देवी की मूर्तियाँ थी वहाँ भी। तो अब वहाँ पे भी यही है कि वो मंदिर बना दिया गया है और वहाँ के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये है कि संरक्षित कम से कम कर रहे हैं वो धर्म। कभी क्या होता है, संरक्षण अगर सही हाथों में नहीं हो, जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि पौंड्रा एक जगह धनबाद में, जी वहाँ भी जो है 15वीं शताब्दी की कुछ मंदिर है, लेकिन गांव वाले संरक्षण के नाम पे क्या होता है कि आप तो समझते हैं कि सीमेंट और बालू से बना दिए, लेकिन उससे उसका जो वो चीज खत्म हो जाता है। क्या सर? ये देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है, जहाँ ये मंदिर होते हैं या मस्जिद होते हैं या पूजा के स्थल होते हैं, तो आप जनरली देखिएगा अगर वहाँ पूजा हो रही है, पुजारी रहते हैं और आस्था वाले लोग रहते हैं, उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि हमें ये जो सुर्खी चूना से बने हुए जो पहले के हैं, इनको हमको रिपेयर उसी से करना चाहिए। तो वो उनको जानकारी की कमी रहती है, तो वो अपने ठीक करने, कहीं प्लास्टर गिर गया, कहीं क्रैक आ गया, तो वो सीमेंट बालू से कर दो, जो चल रहा है उससे। तो उनकी ये हम गलती नहीं मानते। ज़रूरी है कि इन सारे स्थलों का एक हम लोगों को रिकॉर्ड बनाना चाहिए, एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हमारे जैसे लोग जो कि NGO से जुड़े हुए हैं, हम इसमें, और ममता जी हैं, ऐसे लोग इसमें सरकार को मदद कर सकते हैं कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व के या ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करा के ज़रूर रखें, ताकि उनसे उनकी उस दिनों की आपकी जो स्थिति है उसकी जानकारी आपके पास रहेगी, और ये आपको मदद करेगा ये निर्णय लेने पर कि किस स्थल की या किस विरासत उस पुरातात्विक महत्व की चीज़ की आप प्रायोरिटी में उसको टेकअप कर सकें, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। लोकल वाले तो मतलब उनको समझदारी की भी कमी। ममता जी, आप तो राज्य सरकार के प्रोजेक्ट में भी काम कर चुकी हैं। में कहा गया कि जब झारखंड बना तो 156 जो है जगहों को जो है सूची बनाई गई कि इन जगहों पे जो है पुरातात्विक जो महत्व के जगह हैं, और वहाँ पे काम होना चाहिए या संरक्षण होना चाहिए। क्या उसके आगे काम बढ़ा कि केवल वो लिस्ट में रहेगा? काम नहीं, इसमें और भी होता है। सरकारी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, मतलब फाइल का, और फिर फंड की कमी आ जाती है कभी कभी। जैसे अभी हमको लगता है कि सर के भी उसमें चीज़ें कुछ अभी है कि मतलब धीरे से होता है, कुछ प्रोसेस ऐसा हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि चीज़ें सब सही से चल रही हैं, लेकिन फिर कुछ मतलब
मतलब अड़चने आ जाती हैं। तो ये एक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये फेज़ वाइज किया जाए, जो मतलब एक के बाद एक, और इसमें एक और बहुत अहम बात है, क्योंकि हर जगह पे एनजीओ नहीं जा सकता। इतना कुछ है भी करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बिहार के साथ था ना, तो उस समय क्या था ना, झारखंड दबा हुआ था और लोग जान ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे, एक तो खुद ही मतलब अशोक के, और फिर और उसके बाद सारे गुप्त थे, और सारे उन लोगों का इतना कुछ वहाँ पे मतलब धरोहर है उस उतना। तो ये झारखंड कहीं ना कहीं उस समय उभर के नहीं आया था। तो अब जब झारखंड अलग हो गया है, तो अब हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, अब अच्छा, और एक बात हो गई क्या कि यहाँ के लोग खुद सोच रहे हैं कि अब हमारा भी इतिहास जानना चाहिए, कितना हम बिहार से ही लें। तो उसके चलते भी एक हो गया है कि नहीं, अपनी इतिहास को हमें ढूंढना है या बनाना है। तो ये कारण से भी है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे तो आप जा नहीं सकते हैं। तो एक मतलब अब्रॉड में एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है स्टूवर्डशिप, जिसको कि बोला जाता है कि वहाँ के लोकलाइट को ही आप ट्रेनिंग दीजिए, और उसके बाद उन लोगों को ही, और वो लोग जितने अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग अपने आस्था से, अपने जगह, अपने ज़मीन से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो उन लोगों को बस केवल एक है कि ट्रेनिंग आप दे दीजिए। उन लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम, मेरा फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये चाहते हैं कि हाँ लोग आएँ। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं जा सकती है, हर जगह एनजीओ नहीं जा सकते, हर जगह हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। और देखिए 1965 में कहा गया कि 1965 में डीवी पाटिल की एक किताब आई थी। जी हाँ, जी कि जिस डीवी पाटिल की किताब एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ बिहार, जी, तो उसमें 500 जगहों का जो है नाम है कि ये 500 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो 65 से लेके आज 2021 है, तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। और भी है, जैसे कि रॉक आर्ट जो है, ये आपको पाटिल की किताब में नहीं मिलेगा। और अभी भी बहुत एक मैंने और रॉक आर्ट साइट जो है सिमडेगा में मैंने उसको किया। तो अब क्या होता है कि थोड़ा मतलब जाना पड़ता है, आप बाहर जाइए, आप कुछ कीजिए, तब जाके आपको मिलता है कुछ। लेकिन हाँ, ये तो है कि मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा कमी है। कमी हम में भी कमी है। हमें मुझे लगता है कि हाँ, हम हमारे जो है वो एक बिल्कुल मतलब सरकार को नहीं थोप जनता, सकते हर चीज के लिए। लेकिन आप एक कितनी गंभीर बात है सिंह साहब की, जब हम लोगों को किसी ने बताया था कि जो वहाँ पे कुतुब मीनार बना हुआ है, वहाँ का जो लोहा है, वहाँ जो एक वो झारखंड से बना हुआ लोहा का, कुछ हद तक इस पर रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि टांगीनाथ में भी जो त्रिशूल है बहुत बड़ा है, और उसको पता अभी तक निकाला नहीं जा सका। पता नहीं वो कितना अंदर तक है, कितना उसका डेप्थ है। तो वो है। और दूसरा और है जो पटना म्यूजियम में भी में बहुत सारे मतलब जैन की मूर्तियां वहाँ पे हैं, जो कि धनबाद के अलौरा जगह है, वहाँ से उसको निकाला गया था। और उसमें भी मतलब आप आर्टिस्टिक अगर आप देखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, आप जो उसका मेटलर्जी जो है, जो धातु को कैसे गलाया जाता था और किया जाता था, तो वो एकदम फंटास्टिक है। वो मतलब असुर बिल्कुल करते थे। जी अभी भी हैं वो लोग इस कला में माहिर माने जाते हैं। हाँ, उस पे भी है। ये एक ये चक्रवर्ती की किताब है, दिलीप कुमार चक्रवर्ती की किताब है, आर्कियोलॉजी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से जिक्र किया है कि रिपोर्ट से किया है उन्होंने कि जो ब्रिटिशर्स लोग जब थे, तो उन लोग सर्वे कर रहे थे, माइनिंग इलाके और उन सारी चीज़ों पे सर्वे कर रहे थे उन लोग। तो उन लोग बड़े मतलब अचंभित होना होता है, उस तरह से थे, क्योंकि जितनी भी जो लोहा गलाने के बाद जो आप जो अयस्क से लेते हैं, जब लोहा अयस्क से आप लेते हैं, तो इतने काबिल तरीके से उन लोगों ने उससे लोहा निकाला था कि उसमें एक भी लोहा नहीं था, एक पार्टिकल लोहा नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि वो एकदम इंडिजिनस उन लोगों का मेथड था, जिसको आप नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई था। लेकिन उन लोग अपना जो भी उन लोग का ट्रेडिशनल ज्ञान था, उससे उन लोगों ने निकाला था। मतलब इस पे वो अंडरलाइन किए थे दिलीप। हाँ, तो शायद इसी वजह से कुतुब मीनार वाला जो लोहा है, उसको भी कुछ नहीं हुआ, टांगीनाथ का है। तो मतलब इतने रिच कल्चर वाले लोग हम हैं, मेरा वही कहने का मतलब है। तो इस पे बात होनी चाहिए क्या? देखिए, रिसर्च करने की तो बहुत आवश्यकता है, और यहाँ का जो हमारा डिपार्टमेंट भी है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट हैं जो इस पर बहुत काम करना चाहते हैं। और
हमको लगता है जो उनकी उनकी भी जो थोड़ी सी परेशानी होगी वो फंड्स की होगी। Funds। बिकॉज होता क्या है ना कि जब भी आप इन साइट्स का पर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको साइट विजिट्स करना पड़ता है और वहाँ काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक आपको रहना पड़ता है और वहाँ की सारी व्यवस्था को समझना पड़ता है। तो थोड़ा लोग सामने आए और सरकार भी सामने आए और इन चीज़ों को, इन तथ्यों को सामने लाने के लिए लोगों को प्रेरित करें तो बहुत कुछ सामने आएगा। और काफ़ी हम लोग इसमें यहाँ के जो का छुपा हुआ इतिहास है, यहाँ की जो बहुत ही रिच, हम कहें कल्चरली बहुत रिच है। हम सिर्फ बात करते हैं ना ये महलों की और बिल्डिंग्स की इसकी, लेकिन अगर हम कल्चरली बात करते हैं तो हमारा जो यहाँ का बाकी जो ट्राइबल कल्चर है और भी जो ये भी हमारी धरोहर है, इनको भी सामने लाना। हालांकि गवर्नमेंट भी कर रही है, स्कूल कॉलेजेस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि उन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कल्चर हैं, उनको भी बचाया जाए और उसके साथ इस विधा को भी हम लोग बचा के रख सकें, इसकी भी आवश्यकता है। आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, नए लोग जो हैं उनकी क्या रुचि है और या आपका यूनिवर्सिटी क्या इस तरह के प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहा है? जी हाँ, प्रोजेक्ट पे, लेकिन मतलब दूसरे तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक आर्कियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज मतलब बहुत बड़ा दायरा होता है उसका। केवल मॉन्यूमेंट्स ही केवल हेरिटेज नहीं होते हैं, लेकिन वो सब कुछ हो सकता है, कल्चर जो भी आता है उसमें। तो चूँकि ट्राइबल स्टडीज़ हमारा है तो हमारे यहाँ वो उस पे काम चल रहा है। इंडेंजर लैंग्वेज उस पे हमारे यहाँ अभी यूजीसी का प्रोजेक्ट है, तो उस पे अभी करीब अभी तीसरा साल चल रहा है। तो उस पे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, जितने भी इंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं, जो लुप्त प्राय भाषाएं हैं, उस पे अभी हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन काम चल रहा है। और इसके अलावा जो रिसर्च, जैसे कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, तो उन लोग नई नई चीज़ों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आशान्वित हूँ मैं कि मतलब ऐसे ही जो अभी हज़ारीबाग में जो खुदाई हुई और उसमें हम लोग को कुछ निकल के आया सामने, तो ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें जो हैं कि हमारे सम्मुख होंगी और कहीं ना कहीं झारखंड के इतिहास को बतलाने में और जो दबा हुआ है उसको हम लोग जान पाएंगे। जी हाँ जी। जब झारखंड के इतिहास की बात हुई तो एस डी सिंह साहब अभी एक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जो यादें हैं उसको संजोने का काम कर रहे हैं। किस स्टेज में और क्या उसमें खास है हमारे दर्शकों को? ये अगर हम कहें तो सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। ये जो हमारा बिरसा मुंडा जेल है पुराना, ये वही जेल है जिसमें हमारे सबसे बड़े जो यहाँ के आइकन रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, उन्हें उनके अंतिम दिनों में कैद किया था अंग्रेज़ों ने और इसी जेल में उन्होंने अपने अंतिम सांसें ली थी। ये देखते हुए कि हमारे इतने बड़े आइकन रहे हैं, तो उनके जीवन को लोगों के बीच में लाने के लिए इससे सुंदर स्थल कोई नहीं हो सकता था जिसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए। और सिर्फ यहाँ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में ही सिर्फ जानकारी नहीं रहेंगी। इस जो संग्रहालय बन रहा है, इसमें जो यहाँ के महान सपूतों जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उन सभी को, उन सभी के कार्यकलापों को, उनके जीवन की सब बातों को यहाँ रखा जाएगा, जो एक अद्भुत स्थल होगा जहाँ पर लोग आके, बच्चे आके, युवा आके, इवन बाहर के लोग भी आके इनकी जानकारी ले सकेंगे और इनसे परिचित हो सकेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। ये असल में अगर आप कहें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, जिसमें 10 स्टेट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, उन 10 स्टेट्स को उन्होंने ये प्रेरित किया था कि वो अपने स्टेट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम बनाए। उसी के तहत
ये कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी एक पहल है और बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा लोगों के बीच में इस स्थल को विज़िट करने के बाद, जहाँ वो अपने प्रदेश के जो सेनानी हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनके जीवन शैली को देखने के लिए। चलिए, तो बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि सिद्धू कान्हो, फूलो झानो, ये सब इन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं बची। अगर उसमें बिरसा मुंडा, क्योंकि उसमें विजुअल इफेक्ट्स भी आने का है, क्योंकि उसमें शायद यहाँ पर एक सर तो कंजर्वेशन से जुड़े थे और मैं जो थी उसमें सलाहकार, और वो तो उसका भी एक पैनल बना था, तो उसमें मैं भी थी। तो सारे कुछ फाइनल जब उस पर प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने भी अपने राय दिए थे उसमें, और उसको बहुत स्वीकृति भी मिली थी कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। तो ये हुआ था। जैन धर्म जो है उसका बहुत ज़्यादा, उससे जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी। तो मुझे लगता है कि अभी देवलगढ़ का मामला, हम कार्यक्रम खत्म करने से पहले देवलगढ़ का मामला हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे। जी, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो झारखंड तो अद्भुत स्थान रखता है जैन धर्मावलंबियों के लिए, और अभी देवलगढ़ की बात बहुत ही प्रमुखता से सामने आई है और ज़रूर इसकी आवश्यकता है कि उसे संरक्षित किया जाए और विकसित किया जाए, क्योंकि ये जैन धर्मावलंबी लोग जो हैं ये एक न एक बार अपने इन स्थलों को जरूर विजिट करते हैं और वो बहुत सक्षम लोगों में गिने जाते हैं। इससे झारखंड में एक जो नई इकोनॉमी भी आएगी, बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक चर्चा हुई, कैसे हम अपने धरोहरों को बचाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज का सभी तबका को आगे आना होगा, मिल के काम करना होगा। और आप याद रखिए कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। झारखंड विजेता रहा है और उसके इतिहास के घर में बहुत चीज जो है छिपा हुआ है, उसको निकालने की आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।